आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा पद परिचय के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि पद परिचय क्या है। सबसे पहले तो हम पद को पहचानेंगे। भाई काव्य खंड में तो आपने बहुत सारे पद पढ़े हैं, कबीर के, मीरा के पद, सूरदास के पद, है ना। तो ये जो पद है ये वो ना मीरा के पद है ना सूरदास के पद है। ये जो पद है वह कब बनता है पद? जब कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे वर्ण देखे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने एक शब्द लिखा क, अ, म, अ, ल, अ, तो ये क्या बन गया? कमल। तो ये शब्द क्या थे? सारे वर्ण है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते और इनसे शब्द बना है कमल। अब इस शब्द को यदि मैं वाक्य में प्रयुक्त कर देती हूँ, कमल तालाब में खिलता है। देखो, कमल शब्द से भी आप पूरी तरह से पहचान नहीं हो पा रही कि कमल फूल है या लड़का है। अगर मान लो दूसरी जगह में लिखो कमल पत्र लिखता है, तो अब पहचान हो रही है कि ये कमल है, ये तो फूल के लिए आया है, और ये जो कमल है ये किसके लिए आया है? किसी लड़के के लिए आया है। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द न रहकर क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अब इसका व्याकरणिक परिचय देना ही कि संज्ञा की दृष्टि से वह क्या है, यह परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। देखो, पद और परिचय। पद, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द न रहकर क्या बन जाता है? पद बन जाता है। मैंने समझाया आपको, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से क्या बना है? वाक्य बना है। अब यह है जो वाक्य शब्द है, वो जो पद है वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसका परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। भाषा, पद परिभाषा लिखेंगे किसी भी पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। किसी भी पद का, मैंने बताया पद क्या है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द न रहकर क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अब हम देख रहे हैं पद परिचय। तो पद परिचय की परिभाषा क्या होगी? जो किसी भी पद का व्याकरणिक परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। आप सोच रहे होंगे व्याकरणिक परिचय, व्याकरणिक परिचय, व्याकरण में क्या कौन सा प्रत्यय मिला दिया है? इक प्रत्यय मिला दिया है, उससे क्या बन गया? ये व्याकरणिक बन गया। तो व्याकरणिक परिचय मतलब वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, मतलब इनमें से वो है क्या? क्रिया विशेषण
ये पहचान करना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, कमल तालाब में खिलता है। अब जो कमल है वो तालाब में खिलता है। अब मान लीजिए हमें कमल का एक पद परिचय देना है, तो कमल क्या है, संज्ञा है। हमने पहचान की कि कमल क्या है, संज्ञा है। तालाब भी क्या है, संज्ञा है। खिलता है क्रिया है, तो ये क्या है, क्रिया। में आपका क्या है, परसर्ग है। तो इस तरह किसी पद का व्याकरणिक परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाते हैं। अब पद परिचय की पहचान, पद परिचय को जानने के लिए, पदों का परिचय देने के लिए हमें पूरे विकारी और अविकारी दोनों तरह के जो शब्द हैं, सॉरी, विकारी और अविकारी दोनों तरह के जो शब्द हैं, शब्दों का जो वर्गीकरण है, जो शब्दों का जो वर्गीकरण है, जो विकारी और अविकारी के रूप में होते हैं, उन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा का पद परिचय कैसे होता है। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानना भी जरूरी है, तो हम सबसे पहले जानेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा, संज्ञा का पद परिचय जानने के लिए सब किन किन बातों का जरूरी है। सबसे पहले तो आएगा संज्ञा के भेद, दूसरा है लिंग, तीसरा है वचन, चौथा है कारक, पांचवा है क्रिया के साथ संबंध, इन सारी चीज़ों का जब हम संज्ञा का पद परिचय करेंगे तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। क्लियर? अब आगे चलो, हम सबसे पहले संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, नाम। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है, ये जो संज्ञा शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। देखो, कोई भी चीज हम बनाएंगे, चाहे प्रकृति से संबंधित चीजों को मान ले या फिर मनुष्य निर्मित चीजों को हम देखें, तो हमने हर एक वस्तु को एक नाम दिया है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं हो, अपना कोई नाम नहीं हो। तो मान लीजिए मेरे हाथ में ये जो पेन है, इसको हमने पेन मार्कर नाम दिया, ये जो है इसे बोर्ड नाम दिया, व्हाइट बोर्ड नाम दिया, ये है ये पर्दा नाम दिया, दीवार, पंखा, जो भी है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास है उन सबको हमने एक नाम दिया। अब जो संज्ञा शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ही क्या है, नाम है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो आप सेकंड क्लास से, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद देखिए, जैसे भारत, पुस्तक, बचपन आदि।
अब हम चलते हैं संज्ञा के भेद। आपने संज्ञा के 3 भेद पढ़े होंगे। कुछ एक व्याकरणिक जो विद्वान हैं वह अंग्रेजी की नकल करते हुए संज्ञा के 5 भेद बता देते हैं, जिनमें से एक तो हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो पहला तो हम पढ़ते आ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञाओं को कौन सी संज्ञा कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे हमने अभी लिखा भारत। भारत क्या है? देश का नाम है। अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण में लिखा था कमल। कमल एक विशेष फूल का नाम है। भारत एक देश, अपने देश का नाम है। ठीक है। रामायण पुस्तक का नाम है। गंगा नदी का नाम है। हिमालय पर्वत का नाम है। तो ये क्या कर रहे हैं? किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान इनका बोध करा रहे हैं। तो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को कौन सी संज्ञा कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर आइए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जाति मतलब एक विशेष समुदाय का, एक विशेष समूह का बोध कराएंगे, एक संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर पुस्तक, विद्यालय, और जैसे भारत है तो हम यहाँ लिख देंगे देश। लड़का, कमल लड़का था तो हमने यहाँ लिख दिया लड़का। तो ये क्या कर रहे हैं? एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, एक संपूर्ण समूह का बोध करा रहे हैं। अब चलिए थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की क्या पहचान है? कैसे पहचान करोगे? वे संज्ञाएं जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते। भाववाचक। बचपन, बुढ़ापा, मानवता, शत्रुता, ये सारी कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर संज्ञा का पद परिचय देखेंगे। भाई अब तक तो हमने क्या किया है? संज्ञा की पहचान की है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर होता है जातिवाचक संज्ञा जो विशेष जाति का बोध कराती है। फिर होता है भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे संज्ञा का पद परिचय। तो संज्ञा का पद परिचय करते समय मैंने बताया था आपको भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। अब देखो कोई भी उदाहरण हम देखते हैं। भारत,
मेरा देश है। अब वहां पर प्रश्न आता है, आपको रेखांकित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। मान लीजिए मैंने दो चीजों को क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया। भारत को कर दिया, नाम से ही पता चल रहा है, तो आप लिखेंगे जैसे पहले भारत, संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो लिंग, लिंग क्या है, पुल्लिंग। वचन देखो, एक वचन है, बहुवचन, एक वचन। अब यहाँ देखो कारक, अब इसमें किसी भी परसर्ग का नहीं दिखा रखा, कोई भी परसर्ग नहीं दिखा रखा। भारत मेरा देश है। अब इसको देखो, मेरा, यहाँ पर भारत का और मेरा संबंध दर्शाया गया है, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। और क्रिया के साथ क्या संबंध दर्शा रहे हैं, वो क्रिया का संबंध है, यानी कि भारत और देश में संबंध दर्शाया गया है। भारत में व मुझ में, मेरा, दोनों में संबंध दर्शाया गया है, ये आ जाएगा संबंध कारक। यहाँ पर क्रिया के साथ उसका संबंध है। अब दूसरा देखें हम, हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अब हम यहाँ पर हिमालय को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, पर्वत को करेंगे। पर्वत, हिमालय तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पर्वत एक जाति का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग, एक वचन। अब देखो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, क्या है, पर्वत है, तो ये किसकी पहचान करा रहा है, कर्म की करा रहा है और क्रिया का पूरक भी है। अगर मान लीजिए मैं ये कह देती हिमालय सबसे ऊंचा है, क्या है ऊंचा, तो यहाँ पर जो वाक्य है वह पूरा नहीं हो रहा है। क्रिया की पूर्ति करने के लिए ये क्रिया का पूरक भी है और कर्म भी है, तो कारक में आ जाएगा कर्म कारक, और क्रिया के साथ क्रिया का कर्म। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको क्रिया पढ़ाते समय कि क्रिया की पहचान करने के लिए कि क्रिया आकर्मक है या सकर्मक, उसकी पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर, क्या और किसे लगाकर देखते हैं। क्या हमेशा निर्जीव के रूप में आएगा, किसे या किसको जो आएगा वो सजीव के लिए आएगा। तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, क्या है, पर्वत है, तो पर्वत कैसा है, निर्जीव है, उत्तर मिल गया। और सजीव का होगा तो मान लीजिए अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, बच्चों को, तो यहाँ पर किससे प्रश्न करेंगे, किसे या किसको। अब एक उदाहरण भाववाचक संज्ञा का देख लेते हैं अपन। अब देखो भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का कोई उदाहरण देखें। श्री कृष्ण और सुदामा में गहरी
मित्रता थी। श्री कृष्ण और सुदामा में गहरी मित्रता थी। तो श्री कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुदामा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैंने रेखांकित कर दिया मित्रता को। मित्रता क्या है भाई? मित्र है। मित्र से क्या बना है? मित्रता। तो इसमें मित्र में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। मित्र जातिवाचक संज्ञा था और जातिवाचक संज्ञा में ता प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया है? मित्रता, जो कि क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो हमने लिखा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। लिंग में देखें हम एक वचन, वचन में देखें एक वचन। लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, क्योंकि इससे क्रिया से पता कर लेंगे आप। कारक, कर्म कारक और क्रिया का कर्म। क्लियर? अब देखो, मैंने बताया था कि कुछ एक विद्वान अंग्रेजी की देखो देख या फिर काफ़ी बुक्स में आपको मिलेगा भी, क्योंकि वे समुदायवाचक यानी समूहवाचक और द्रव्यवाचक दो अन्य संज्ञाओं की कल्पना भी करते हैं। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और पहले देखिए हम समूहवाचक संज्ञा। इसका दूसरा नाम क्या है? समुदाय, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है। समूह में आपको बता दिया है कि एक विशेष समूह का बोध कराए, जैसे परिवार है, भाई एक से अधिक लोग रह रहे हैं। कक्षा है, एक से अधिक छात्र बैठ रहे हैं। ठीक है। सेना है, एक से अधिक सैनिक है। गुच्छा है फूलों का, तो एक से अधिक फूल हैं। गुलदस्ता है, नोटों की गड्डी है ना, लकड़ियों का गट्ठर है। तो ये सारे आपके क्या है? समूहवाचक संज्ञा में जाएंगे। अब ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। मान लीजिए अगर इनको अलग से नहीं माना गया है, ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मैंने कहा कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं। कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं। अब यहाँ पर मैंने कक्षा को रेखांकित कर दिया। तो कक्षा सबसे पहले तो आपको मैंने बता ही दिया कि किस में आता है? एक समूह का बोध करा रहा है, जाति का बोध करा है, एक समुदाय को जातिवाचक संज्ञा भी है, क्योंकि ये जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये दोनों किसके उपभेद माने गए हैं? जातिवाचक संज्ञा की। ये उपभेद है द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक। ये उपभेद है किसके? जातिवाचक संज्ञा के। तो आप कंफ्यूज मत होना। यदि आप जातिवाचक संज्ञा भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं, या फिर यदि हम इसके अनुसार चलें तो इसको हम लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब कक्षा, लिंग एक वचन, वचन में क्या होगा? एक वचन। लिंग देखें तो स्त्रीलिंग। और आप देखो कारक में किस में आता है? अधिकरण। अब यहाँ पर आप क्रिया के साथ जब संबंध दर्शाएंगे तो यहाँ पर जो अधिकरण कारक है उसकी परिभाषा क्या है कि जिस कारक में क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है। तो विद्यार्थी हैं वो कहाँ पर बैठे हैं? कक्षा में। तो यहाँ पर जो क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा बैठने का। बैठना क्रिया है, किस में बैठे हैं? कक्षा में। तो कक्षा में बैठने के स्थान का बोध हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा?
क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कि इस तरह के यदि समूह में किसी चीज को दर्शाया जाए तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है, समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को देखें। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितनी भी अनाज है, दाल है, जितनी भी धातुएं हैं, जितना भी लिक्विड है, जैसे घी है, तेल है, अनाज में देखें हम द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें गेहूँ, मतलब जो भी अनाज है, गेहूँ है, चना है, बाजरा है, चावल है, दाल है, जितनी भी दालें, घी, तेल, सोना, चांदी, धातु जो होती है वो सारी किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। जैसे यदि इसको हम आभूषण लिख देंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, फिर आप इसको द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनती नहीं करेंगे। मुझे आज 2 किलो गेहूँ खरीदने अब मैंने गेहूं को रेखांकित कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग। अब गेहूं एक से अधिक मात्रा है, बहुवचन हो जाएगा। और क्रिया का कर्म या क्रिया का पूरक, कर्म कारक भी है। कारक कौन सा होगा, कर्म कारक। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे सर्वनाम। उन पदों का आपको परिचय करना है। पहला है रामायण, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो इसमें रामायण और ग्रंथ। दूसरा गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर गंगा और हिमालय। तीसरा है बचपन, एक अनोखी अवस्था है। तो यहाँ पर बचपन को लिखना है। चौथा है मोटापा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोटापा को रेखांकित किया है। पांचवा देखो, किताबें
ज्ञान का संचार करती हैं। यहाँ पर आपको किताबों को रेखांकित कर दिया, क्लियर। ये पांचों का आपको पद परिचय करना है, फिर ये इन सब का डाउट हम डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। आगे देखो अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। देखो आपने विकारी शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा होगा, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया तक। और अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो विकारी में हमने संज्ञा तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का सर्वनाम सबका नाम, सर्व मतलब सब और नाम मतलब नाम। अब सबका नाम कैसे हो सकता है? जैसे नाम किसका शाब्दिक अर्थ है? संज्ञा का, ठीक है। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें किसका प्रयोग, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा गंगा पवित्र नदी है, वह हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो गंगा पवित्र नदी है, गंगा का नाम हो गया। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इस संज्ञा की पुनरावृत्ति मतलब दोबारा बार बार संज्ञा। अगर मान लो मैं ये कह देती गंगा हिमालय से निकलती है, फिर मैं लिखती गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है, गंगा आगे चलकर यमुना, है ना, इनमें मिल जाता है। गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों संगम बनाती हैं। तो बार बार यदि गंगा गंगा शब्द आता है तो उससे क्या हो जाता है? उबाऊपन आ जाता है। उस उबाऊपन को रोकने के लिए, उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो जो वह शब्द है वह क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अभी हमने उदाहरण में देख लिया, मैंने कहा राम अच्छा लड़का है या ईमानदार है, वह कक्षा में या फिर वह कक्षा में नियमित रूप से आता है, वह अपना होमवर्क या गृह कार्य स्वच्छता से करता है, ईमानदारी से करता है। तो हमने राम शब्द का प्रयोग जगह जगह न करके उसके लिए यह है, वह है, जिसे, जिसने, इन शब्दों का प्रयोग किया, वो क्या है? सारे के सारे सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्व मतलब सभी, नाम मतलब संज्ञा। जो सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। हम पहले इसके सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका पद परिचय पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हो जाते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष,
अन्य पुरुष। यहाँ देखो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब आप ये मत सोचना कि मैम इतना सब हम कैसे याद करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। हम आपको इनके योजक बताएंगे, जो अधिकतर आपको योजक समझ में आ जाएंगे। उन्हीं योजक की पहचान करके आप पद परिचय करेंगे, क्योंकि बेटा पद परिचय जो है वह 4 मार्क्स का है। तो ये आपके भेद हो गए पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपको इतना पढ़ना है। संज्ञा का जो पद परिचय है उसके जो क्वेश्चन मैंने दिए उनको करना है। डाउट क्लास में जो भी डाउट होगा वो सारा आपको कंप्लीट करना है। और थोड़ा सा 5-7 जो हो है वो सारे मैं जो भी डाउट आपको है वो डाउट आप पूछना, क्लियर करना। पद किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कहते हैं, कि विकारी और अविकारी शब्दों का पद परिचय कैसे किया जाता है, वो सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपनी इसकी पद परिचय की 4 से 5 क्लास होंगी, उसमें आपको पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़नी है। जब जब डाउट क्लास होगी तो हर बच्चे को डाउट क्लास में पार्ट करना है, ज्वाइन करनी है डाउट क्लास को, और उसमें जो आपके डाउट है उसे पूछना है। थैंक यू।